आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट एनालिसिस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सेमीकंडक्टर से संबंधित है। पहले अपने विभिन्न कक्षाओं में या छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पदार्थों को कई प्रकार से विभाजित किया गया है। अब जिस आधार पर विभाजित किया गया है वो बेसिस अलग अलग हो सकता है। पहले हमने पदार्थों को जिस बेसिस पर विभाजित किया था वो थी उनकी फेज स्टेट अवस्था, कि पदार्थों को अवस्था के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और वो थे 3 पार्ट थे कि पदार्थ को अवस्था के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग था ठोस सॉलिड स्टेट, कि पदार्थ ठोस अवस्था में हो सकता है। दूसरी जो स्टेट थी वो थी लिक्विड द्रव्य, कि पदार्थ लिक्विड स्टेट में हो सकता है। और तीसरी स्टेट थी वेपर या गैस, कि पदार्थ गैस अवस्था में हो सकता है। तो अवस्था के आधार पर हमने पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया, ठोस, द्रव्य और गैस। उनमें से जो सेमीकंडक्टर यहाँ पर अपने हैं वो ठोस अवस्था के मटेरियल है। अब इन ठोस अवस्था के पदार्थों को या पदार्थ को चालकता के आधार पर भी विभाजित किया गया है, और चालकता के आधार पर विभाजित करने का आधार यह रहा कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता सबसे अधिक हो, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता सबसे कम हो, और ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता, ये जो 2 अपन ने डिस्कस किए, जिनकी चालकता सबसे अधिक हो और जिनकी चालकता सबसे कम हो, इनके बीच में हो। अर्थात 3 प्रकार के हमें पदार्थ मिलेंगे, और उन पदार्थों के नाम जो है वो पहला नाम है चालक पदार्थ। और चालक पदार्थ कौन से हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता सबसे अधिक होती है वो चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो पहला जो पदार्थ आया चालकता के आधार पर वो है चालक पदार्थ। और चालक पदार्थों की विशेषता क्या है कि इनकी चालकता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक। और जब चालकता सबसे अधिक है तो इसका मतलब है कि प्रतिरोधकता सबसे कम है, क्योंकि चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। चालकता अधिक होने का मतलब है करंट आसानी से फ्लो हो रही है, और करंट आसानी से फ्लो तभी हो सकती है जबकि रेजिस्टेंस बहुत कम हो। तो चालक पदार्थ कौन से होंगे? जिनकी चालकता सबसे अधिक और प्रतिरोधकता सबसे कम हो। सेकंड जो है वो है कुचालक पदार्थ, वो है कुचालक पदार्थ, कुचालक, इंसुलेटर। इनकी चालकता जो है वो सबसे कम होती है, अर्थात इनमें से करंट आसानी से फ्लो नहीं हो सकती। और जब चालकता कम हो गई, जब करंट आसानी से फ्लो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि इनकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक है। प्रतिरोधकता सबसे अधिक। अब इन दोनों के बीच में आता है कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थों से तो कम हो लेकिन कुचालक पदार्थों से अधिक हो। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम हो और कुचालक पदार्थों से अधिक हो, वो पदार्थ कहलाते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। तो चालकता के आधार पर हमने पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया, एक चालक, एक अर्धचालक और एक कुचालक। अब जो अर्धचालक की डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है वो डेफिनेशन है कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम व कुचालकों से अधिक हो अर्धचालक कहलाते हैं।
या इसको प्रतिरोधकता की फॉर्म में लिखें तो ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालकों से अधिक व कुचालकों से कम हो अर्धचालक कहलाते हैं। अब इन अर्धचालक को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट तो है नेज अर्धचालक और दूसरा है अपद्रवी अर्धचालक। फर्स्ट पार्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा पार्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब नेज अर्धचालक को लेते हैं कि नेज अर्धचालक क्या होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, इसका एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल की फॉर्म में अपने यहाँ इसमें लेते हैं पर जर्मेनियम और जर्मेनियम की जो बाहर का सेल होता है, कक्षा होती है, उसमें 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो जर्मेनियम को अगर अपन क्रिस्टल के रूप में लिखें तो ऐसे लिखेंगे जर्मेनियम और जर्मेनियम। ये क्रिस्टल फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं एक पीरियोडिक स्टेट में। जर्मेनियम सबसे पहले मैं मिड वाले इस जर्मेनियम पार्टिकल को ले रहा हूँ और इसकी विशेषता क्या है जर्मेनियम की कि इसके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास, ये क्या करते हैं, निकटतम 4 जर्मेनियम परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा करके अपना विन्यास कंप्लीट कर लेते हैं। अब मान लो कि रूम टेम्परेचर पर इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण करके यहाँ से निकल जाता है, कोई एक बॉन्ड तोड़ करके बाहर निकल जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं जैसे मान रहे अपन कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। जहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होगी, या कहें कि वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रह गया, कुछ भी कह सकते हो। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी उत्पन्न हुई, रिक्तिका उत्पन्न हुई। उस रिक्तिका को अपन कहते हैं, जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसको हम कहते हैं होल। अब जब एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी है तो एक होल उत्पन्न हुआ। जब 2 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेंगे तो 2 होल उत्पन्न होंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ेंगे तो 3 ही होल उत्पन्न होंगे। अर्थात इस प्रकार का जो क्रिस्टल है, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, उसमें इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या बराबर रहेगी। तो नेज अर्धचालक की जो फर्स्ट डेफिनेशन है जो यहाँ पर लिखी हुई है वो है कि ऐसे अर्धचालक जिनमें इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या समान हो नेज अर्धचालक कहलाते हैं, या ऐसे अर्धचालक जिनमें इम्प्योरिटी नगण्य हो, इम्प्योरिटी लगभग शून्य हो। अर्थात उनमें जितने भी जो क्रिस्टल अपन ने लिया है, जो मेटल लिया है, अगर जर्मेनियम लिया है तो उसमें जर्मेनियम के ही परमाणु रहे, उनमें किसी प्रकार की कोई दूसरी इम्प्योरिटी नहीं रहे, दूसरी अशुद्धि नहीं रहे, तो वो अर्धचालक कहलाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नेज अर्धचालक। अब सेकंड आता है अपद्रवी अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सबसे पहले जैसे अभी अपन ने लिया कि नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक हमने देखा, उसकी डेफिनेशन क्या है वो ली। साथ ही जब नेज अर्धचालक को हम लेते हैं तो नेज अर्धचालक की चालकता जो है, कंडक्टिविटी जो है, वो बहुत कम होती है। तो इस नेज अर्धचालक की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, नेज अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए हमें कोई बाहर से इम्प्योरिटी मिलानी होती, अर्थात उसमें किसी दूसरे पदार्थ को मिलाना होता है, जिसको हम कहते हैं डोपिंग करना।
जब नेज अर्धचालक में हम कोई दूसरा पदार्थ मिलाएंगे तो उस मिलाने को कहते हैं कि डोपिंग। अब क्यों मिलाई है, उसका सीधा सा आंसर है कि नेज अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए हमने इसमें इम्प्योरिटी मिलाई। अब इम्प्योरिटी कौन सी मिलाई है वो उसमें अपनी मनमर्जी नहीं कि चाहे जैसी अपनी इम्प्योरिटी मिला दी। इम्प्योरिटी मिलाने के लिए भी तय है कि कौन से एलिमेंट मिलाने हैं। तो वो जो एलिमेंट मिलाने हैं वो एलिमेंट रहेंगे कि इस नेज अर्धचालक में या तो आवर्त सारणी के तृतीय समूह की अशुद्धि मिलाओ, ऐसे एलिमेंट जिनके पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो, तृतीय समूह का अर्थ, या आवर्त सारणी के पंचम समूह की अशुद्धि मिलाओ। पंचम समूह से अर्थ है ऐसे एलिमेंट जिनके पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो। सिर्फ 2 ही चीज़ें मिला सकते हैं, या तो आवर्त सारणी के तृतीय समूह की अशुद्धि या आवर्त सारणी के 5वें समूह की अशुद्धि। तृतीय समूह से अर्थ है कि उसके पास, एलिमेंट के पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो, और पंचम समूह से अर्थ है कि उस एलिमेंट के पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो। तो जैसे ही यह इम्प्योरिटी हम नेज अर्धचालकों में मिलाते हैं तो अपने पास एक नया प्रकार का अर्धचालक सेमीकंडक्टर सामने आता है, जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। अब अशुद्धि जो हमने मिलाई है, वो अशुद्धि जो मिलाएंगे वो अशुद्धि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि या तो आवर्त सारणी के तृतीय समूह की होगी या आवर्त सारणी के पंचम समूह की होगी। तो जब आवर्त सारणी के तृतीय ग्रुप की अशुद्धि मिलाते हैं तो हमें एक अलग प्रकार का अपद्रवी अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। और जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 5th ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो फिर हमें एक दूसरा नया प्रकार का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। अब उन सेमीकंडक्टर को क्या क्या नाम दिए हैं, वो नाम दिए हैं कि एक तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पी जो है, उस पी का अर्थ है कि होलो की संख्या अधिकतम है, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर लिखा है वहाँ एन का मतलब है कि वहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है। तो ध्यान रखिए, जहाँ पर भी पी लिखा गया है वहाँ मान लीजिए कि होल को शो कर रहा है, और जहाँ एन लिखा गया है इस चैप्टर में, उस एन का मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है। तो यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है कि जैसे हमने, ध्यान रहे, नेज अर्धचालक की डेफिनेशन ली थी, तो वो डेफिनेशन क्या थी कि ऐसे सेमीकंडक्टर जिनमें इलेक्ट्रॉन व होलो की संख्या बराबर हो, अर्थात होलो की संख्या p और इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल हो। लेकिन p टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या है कि ये p टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब है कि होलो की संख्या इलेक्ट्रॉनों से अधिक है, और इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के सेमीकंडक्टर में होल जो है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, अल्पसंख्यक आवेश वाहक है। दूसरा सेमीकंडक्टर जो है अभी हमने बताया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या रहेगा कि होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर तो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों से अधिक, या यह कहें कि इस प्रकार के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, अर्थात उनकी संख्या ज़्यादा है, और होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, अर्थात उनकी संख्या इलेक्ट्रॉनों से कम है।
तो P ये हो गया अपना P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर। वापस लिया है P टाइप सेमीकंडक्टर को। P टाइप सेमीकंडक्टर कब प्राप्त होता है? जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला दी जाए, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला दी जाए, और थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाने पर अपने पास P टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। सेकेंड लाइन लिखी है कि होल बहुसंख्यक आवेशवाहक तथा इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। यह भी अपने पहले डिस्कस कर लिया है। अब इसमें जो लिखा है कि मिलाई गई अशुद्धि ग्राही अशुद्धि कहलाती है। ग्राही अशुद्धि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहलाती है। अब वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कैसे कहलाएगी? चलो लेते हैं एक अपन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर ले लेते हैं पहले। और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर लें तो एक क्रिस्टल बनाते हैं जर्मेनियम का, कि जर्मेनियम, ये जर्मेनियम और ये जर्मेनियम, ये जर्मेनियम, वापस बना रहा हूँ मैं, जर्मेनियम, 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 जर्मेनियम। यहाँ बीच में नहीं बना रहा हूँ अभी मैं, कि यहाँ बाद में लिखता हूँ। आगे जर्मेनियम, फिर जर्मेनियम, फिर जर्मेनियम और फिर जर्मेनियम। अब हमने ये जो नेज अर्धचालक लिया, बीच में एक जर्मेनियम एटम को नहीं बनाया, उसको बाद में लिखते हैं, और उसमें हमने मिलाई है आवर्त सारणी के तृतीय ग्रुप की इम्प्योरिटी। अब जब हम थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे, थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे, तो थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी का मतलब है कि उसके पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जो इम्प्योरिटी मिलाई है, तो उस इम्प्योरिटी के एटम किसका स्थान ले लेंगे? जर्मेनियम एटम का, क्योंकि मिलाई तो जर्मेनियम में ही है। और वो थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मान लेता हूँ कि मैं यहाँ अपने मिलाई, उसको मैं भी ऐसे डॉट से लिख रहा हूँ। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब इन 3 जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाए हैं और उन जिन जर्मेनियम एटम से हमने इसको कनेक्ट किया है, जिस तरफ किया है, उस तरफ के जो जर्मेनियम परमाणु थे, वो जर्मेनियम परमाणु तो इस इम्प्योरिटी के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेंगे, साझेदारी कर लेंगे। क्लियर? साझेदारी कर लेंगे और साझेदारी करके अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट कर लेंगे अष्टक नियम के अनुसार जो भी है। लेकिन निकटतम जो जर्मेनियम परमाणु था, जो चौथा परमाणु है ये वाला, इससे साझा करने के लिए इस इम्प्योरिटी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और उन 3 इलेक्ट्रॉनों से निकटतम 3 जर्मेनियम परमाणुओं ने साझा करके अपना विन्यास कंप्लीट कर लिया। लेकिन इस चौथे जर्मेनियम परमाणु को अपना विन्यास पूर्ण करने के लिए इस इम्प्योरिटी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, अर्थात यहाँ पर एक वैकेंसी रह गई। उस वैकेंसी को मैं यहाँ ऐसे गोले से लिख रहा हूँ। उस वैकेंसी को हम कहते हैं होल। तो जब हमने इम्प्योरिटी का एक एटम मिलाया तो एक होल क्रिएट हो गया एक्स्ट्रा, जो पहले नहीं था। पहले दोनों बराबर थे, लेकिन जैसे इम्प्योरिटी मिलाई एक होल अलग से क्रिएट हुआ, अर्थात होल बढ़ गया। पहले तो इक्वल थे। अब इस होल को या इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए बाहर से या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड तोड़ के यहाँ आएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा? वो ग्रहण करेगा इम्प्योरिटी एटम। इसलिए इसको ग्राही अशुद्धि कहा है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहा है। और चार्ज कौन सा रहेगा उस पर? उस पर चार्ज रहेगा नेगेटिव।
क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। फिर है सेकंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में अपने वही जो पहले बात की थी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा, और इम्प्योरिटी मिलाने पर हमें होल जो है वो तो संख्या में कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो उसके पास 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उन 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो तो निकटतम 4 जर्मेनियम परमाणु से साझा हो जाएगा, या निकटतम 4 जर्मेनियम परमाणु इस इम्प्योरिटी के 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा कर लेंगे। लेकिन इम्प्योरिटी के 5वें इलेक्ट्रॉन से साझा करने के लिए निकटतम कोई जर्मेनियम एटम नहीं रहेगा। क्लियर? अर्थात उसके पास ये 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर एनर्जी लेकर के यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही निकलेगा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी से निकला है तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये इम्प्योरिटी 5वां इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, हमें दे रही है। पहले वाले में क्या था, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिलाई थी उसमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था। इसके पास तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में तो जो इम्प्योरिटी मिलाई है उस इम्प्योरिटी के पास 5वां इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता है, दे देता है। इसलिए हम कहते हैं कि मिलाई गई अशुद्धि जो है वो दाता अशुद्धि डोनर इम्प्योरिटी कहलाती है। चार्ज उस पर पॉजिटिव रहता है, रीजन क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर चार्ज कौन सा रह जाता है? वो चार्ज रह जाता है पॉजिटिव। तो ये तो है अपने पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आगे ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी हम पी लिखेंगे, पी का मतलब है होल है। जहाँ भी हम एन लिखेंगे, हो सकता है कि कैपिटल और स्मॉल लेटर में लिखा हो, तो जहाँ भी हम एन लिखेंगे इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ हमने 2 तरह की इम्प्योरिटीज और पढ़ी, एक तो थी एक्सेप्टर इम्प्योरिटी और एक थी डोनर इम्प्योरिटी। तो जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है उस एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को लिखेंगे हम एन डी से, सॉरी एन ए से, और जो डोनर इम्प्योरिटी है उसको हम लिखेंगे एन डी से। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि ये एन ए और एन डी है, इस एन का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। एन के साथ में सब स्क्रिप्ट ए लगा है तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की डेंसिटी है, और जहाँ एन के साथ में डी लगा है तो वो है कि डोनर इम्प्योरिटी की डेंसिटी एन डी। 4 तरह की चीज़ें हमें इसमें प्राप्त हुई कि होल, इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी और डोनर इम्प्योरिटी। सेमीकंडक्टर में ये जो होल और इलेक्ट्रॉन हैं ये सदैव गतिशील रहते हैं, गति करते हैं, इनमें गतिशीलता रहती है, मोबिलिटी रहती है। जबकि ये एक्सेप्टर आयन अर्थात ग्राही अशुद्धि और ये डोनर आयन या दाता अशुद्धि जो है, क्योंकि इन पर चार्ज है, एक्सेप्टर पर नेगेटिव चार्ज है, डोनर पर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आयन है ये आयन सदैव फिक्स रहते हैं, ये गतिशील नहीं रहेंगे, फिक्स रहेंगे, कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, जिस जगह पर है उसी जगह पर रहेंगे, अर्थात फिक्स रहते हैं। तो फिर सेमीकंडक्टर में करंट किस किस की वजह से फ्लो होती है? वो फ्लो होती है होल और इलेक्ट्रॉन। पहले हमने एक पदार्थ पढ़ा है चालकता के आधार पर,
ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता सबसे अधिक हो उनको हमने कहा चालक पदार्थ। और उन चालक पदार्थों में, चालकों में जो करंट फ्लो होती है वो करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की वजह से फ्लो होती, जिनको हमने यहाँ पर N से लिखा है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में करंट जो फ्लो होती है वो करंट इलेक्ट्रॉनों की वजह से भी फ्लो होती है और साथ ही होलों की वजह से भी फ्लो होती है। अर्थात चालकों में सिर्फ एक ही प्रकार का चार्ज कैरियर होता है और वो कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। जबकि सेमीकंडक्टर में देखें तो दो प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। अर्थात अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों के कारण भी करंट फ्लो होती है और होलों के कारण भी करंट फ्लो होती है। लेकिन आयन जो है, डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन, वो अपनी जगह फिक्स रहते हैं, वो करंट फ्लो में अपना योगदान नहीं देते हैं। वापस सेमीकंडक्टर में आए तो हमने N टाइप और P टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़े। तो सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि दो प्रकार के चार्ज कैरियर हैं, एक चार्ज कैरियर है होल और एक चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन। दोनों ही सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं। हमें पता है कि करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से उत्पन्न होती है, तो हमें ये भी पढ़ा था कि जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन सदैव इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में होती। ये करंट की डायरेक्शन कि यदि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की ओर फ्लो हो रहे हैं तो करंट, लेफ्ट से राइट की ओर फ्लो हो रहे हैं तो करंट राइट से लेफ्ट की ओर फ्लो होगी। और होल जो है वो होल सदैव इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में गति करते हैं। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट की ओर फ्लो हो रहे हैं तो होल जो है वो राइट से लेफ्ट की ओर फ्लो होंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन और होल सदैव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील रहते हैं। रही बात करंट की, तो करंट जो फ्लो हो रही थी इलेक्ट्रॉनों की वजह से कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है और उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन धारा। सेमीकंडक्टर में इसको IN से लिखा होगा। लेकिन होलों की वजह से जो करंट बहती है वो करंट सदैव होलों की डायरेक्शन में ही बहती, उसको लिखते हैं IP से। तो नई बात निकल के क्या आई कि सेमीकंडक्टर में एक प्रकार का चार्ज कैरियर न होकर के दो प्रकार के चार्ज कैरियर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। और इस सेमीकंडक्टर में इन दोनों ही चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होती है। जो करंट फ्लो होती है ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। लेकिन नई बात जो है वो है कि होलों के कारण बहने वाली करंट होलों की डायरेक्शन में ही फ्लो होती है। अब अगर दोनों की डायरेक्शन देखें करंट की, कि होल की वजह से बहने वाली करंट और इलेक्ट्रॉन की वजह से बहने वाली करंट की डायरेक्शन देखें, तो वो डायरेक्शन देखिए, होलों के कारण बहने वाली करंट ये है और इलेक्ट्रॉनों के कारण बहने वाली करंट ये है। दोनों की डायरेक्शन सेम है। अर्थात सेमीकंडक्टर के अंदर करंट जो फ्लो होती है उसकी डायरेक्शन एक ही रहती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो और चाहे वो होल की वजह से हो। लेकिन जैसे ही हम सेमीकंडक्टर से बाहर निकलते हैं तो सेमीकंडक्टर के बाहर करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होती है। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन और होलों की वजह से, या ये कहे कि होलों के कारण करंट कहाँ फ्लो होती है, वो सेमीकंडक्टर के अंदर होती है, सेमीकंडक्टर के बाहर नहीं। सेमीकंडक्टर के बाहर तो करंट
सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है या बहती है। लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर करंट इलेक्ट्रॉन के कारण भी बहती है और होल के कारण भी बहती है। तो ये तो हुए अपने पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है एन और पी प्रकार के अर्धचालक में चार्ज डेंसिटी, और इस चार्ज डेंसिटी के टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।